हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और वन शॉट वीडियोस हमारी चली रही हैं। और हमारा आज का जो वन शॉट का चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। आज के बाद अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, आपके मन में कोई भी अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद सिर्फ हमारा ऑप्टिक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से फिनिश करते हैं बेटा, एग्जाम भी नजदीक ही है, ठीक है। और जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो वाली वीडियोस देखो, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, बेटर कंसेप्ट, ठीक है। स्टार्टिंग से हमने लास्ट तक आज तक की वीडियो बनाई हुई है बहुत सारी, ठीक है। तो प्लीज आइए बेटा, चलो देखते हैं, आज बहुत मजा आने वाला है अल्टरनेटिंग करंट में। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखो, अल्टर वर्ड का मतलब होता है बेटा चेंज। क्या होता है? चेंज। सो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ऐसा करंट जो कंटिन्यूअसली क्या करे? चेंज हो। अब क्या चेंज हो? देखो, अगर हम बात करें, मान लो करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है? अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो चेंज करता रहता है। क्या चेंज करता रहता है बेटा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ गए? तो अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यहां पे, देखो वैल्यू बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पहुंची, ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका, ये पीक वैल्यू बोल सकते हैं हम इसको, ये मैक्सिमम वैल्यू, जहां तक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच सकती है करंट की। और ये उसके बाद फिर क्या हो रहा है? फिर अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, जीरो हो गया, फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए? ये भी इंक्रीज ही होगा, इसको डिक्रीज नहीं बोलेंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम आई नोट बोलेंगे, ठीक है, पीक वैल्यू। क्लियर है बेटा? ओके। तो विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? एक करंट और होता है बेटा, डीसी। डायरेक्ट करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? कांस्टेंट हो, चेंज ना हो टाइम के साथ, ठीक है। तो टाइम वर्सेस ग्राफ किसका है? करंट का है, ठीक है। तो जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो? कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो, टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स रहे, उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ऑफ करंट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, एक अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट करते हैं बेटा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये साइन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है बेटा? साइन। ये थीटा हो गया, थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या हो गई हमारी? आई नॉट हो गई। तो एट एनी इंस्टेंट, ये क्या है? इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है ये। मतलब किसी भी पल में, यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो, यही वैल्यू होगी। समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है हमारी? आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके इक्वल होती है बेटा। समझ गए बेटा? तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर हम बात करें ईएमएफ की, तो ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो फंक्शन होता है वो ये होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। क्लियर है बेटा? समझ के? ओके। तो आई इक्वल टू, जहां पे ई नॉट क्या है बेटा? देखो याद रखना, आई इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर, यहां पे होगा ई बाई आर। यहां पे सारी जितने भी वोल्टेज के जो फॉर्मूले है वो ईएमएफ से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई आर। और अगर आई नॉट पीक वैल्यू देखें तो ई नॉट बाई आर। जो ईएमएफ की वैल्यू के साथ लगाओगे वही करंट के साथ लग जाएगा। अगर यहां आरएमएस लगाओगे तो आरएमएस लगेगा, एवरेज लगाओगे एवरेज लगेगा, पीक लगाओगे पीक लग जाएगा यहां पे। तो इस चीज को ध्यान रखना, सारे करंट के फॉर्मूले कुछ इस तरीके से बनेंगे बेटा। तो ये ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर आप ईएमएफ का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से ही बनेगा, सेम ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आगे क्या है? यस, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। देखो, अब जब करंट कंटिन्यूअसली या ईएमएफ, ई और आई, क्योंकि दोनों का सेम फंक्शन है
तो मैं इसको ई और आई लिख देता हूं। ये कंटिन्यूसली ऐसे चेंज हो रहा है, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कोई नहीं आने वाली डेरिवेशन एवरेज वैल्यू की। तो वो होती कितनी है वो ई और आई एवरेज अगर देखें हम, क्योंकि कहीं चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अगर इस पूरे का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? टी टाइम है तो एवरेज ई एवरेज होता है बेटा ई नॉट टू ई नॉट बाय पाई। कितना होगा बेटा? 2 ई नॉट बाय पाई। ई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, अगर हम बात करें 0.637 ऑफ ई नॉट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम आई एवरेज देखें, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट देखें, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आई नॉट बाय पाई। आई नॉट वही पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो ये कितना आएगा? 0.637 ऑफ आई नॉट। क्लियर है बेटा? सेम एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों निकाली जाती है? देखो, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, अब डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे डायरेक्शन उसकी कैसी हो रही है? नेगेटिव हो रही है। क्यों आरएमएस वैल्यू निकाली जाती है? इसके पीछे रीजन बताता हूं मैं। देखो, अगर हम दो वैल्यू को, इनका, ये मान लो एक करंट ऊपर वाले को I1 बोल देते हैं, नीचे वाले को I2 बोल देते हैं, तो अगर एवरेज निकालोगे तो बेटा क्या होगा? दो का जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्शन अपोजिट है हमारे पास, है ना बेटा? तो ऐसा करते हैं, अगर एवरेज निकालते हैं ना, तो पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा बेटा? ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और स्क्वायर कराए तो हमने क्या कर देंगे? उसका फिर रूट ले लेंगे, आ जाएगी, वही बात पड़ेगी। पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि करंट एक्चुअली में हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है, समझ के। ये वेक्टर थोड़ी ना है, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। तो हम क्या करें? उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम स्क्वायर करें और फिर क्या ले लें? रूट ले लें। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? रूट ले लो, है ना, किसका? स्क्वायर टर्म्स का। और मीन तो लो गई। डायरेक्ट एवरेज निकालने से बेटर है कि आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लो, ठीक है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है करंट की? सिर्फ फॉर्मूला रिलेटेड है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर हम ई आर एम एस की बात करें, ईएमएफ की, वो कितनी होगी बेटा? 2 नहीं, आई ई नॉट बाय रूट 2। कितना होगा बेटा? ई नॉट बाय रूट 2। और आई नॉट, अगर आई नॉट देखें, आई आर एम एस निकालें, आई आर एम एस कितना होगा बेटा? आई नॉट बाय रूट 2, ठीक है। और ये कितना बनेगा? रूट 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 0.707 ऑफ आई नॉट, ठीक है। और ऐसे ही आई आर एम एस कितना हो जाएगा? आई आर एम एस भी होता है बेटा 0.707 ऑफ ई नॉट। आई एम सॉरी बेटा, ये थोड़े ऐसे ना, ई नॉट 0.7 मिलते जुलते हैं ना, इसलिए क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है। आई नॉट आ जाएगा, तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा? 0.70। ये आई नॉट है, आई नॉट, ठीक है, थोड़ा सा इसे लिखो। टाइम्स ऑफ आई नॉट, क्लियर है। तो आई आर एम एस कितना होता है? 0.707 ऑफ आई नॉट, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन से सारा समझ में आ जाएगा। देखो, आई इज इक्वल टू इतना साइन 6 साइन इतना टी, फाइंड द आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो सबसे पहले आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। देखो, अगर इसको कंपेयर करोगे, देखो फंक्शन क्या है हमारे पास? आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। गिवन कितना है बेटा? ये दे रखा हमारे पास 6 साइन 314 टी, क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या है? कंपेयर करें इसको, तो इसका मतलब आई नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 एम्पियर, है ना बेटा। ओमेगा कितना है? ये टी से पहले जो चीज है वो ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 314, ठीक है, ओके। ये क्या हो जाएगा हमारा? 314 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आई आर एम एस निकाल लो। आई आर एम एस क्या होता है? अभी बताया था मैंने, √2 से डिवाइड कर दो, तो 6 भाई क्या होता है आई आर एम एस? आई नॉट बाई √2, तो क्या आ जाएगा? 6 अपॉन में √2 आ जाएगा। और क्या आप मांग रहा है? एवरेज। आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई एवरेज हो जाएगा हमारे पास 2 आई नॉट अपॉन में पाई, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो। ये कितना? 0.637 ऑफ आई नॉट। आई नॉट कितना बेटा? 6। इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, कितना? 0.707 ऑफ आई नॉट, मतलब 6, ओके। तो ये जो आंसर आएगा एम्पियर में, ये आई एवरेज होगा, ये आई आर एम एस होगा,
ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा और मॉडिफाई करा है, अगर ई एवरेज और ई आरएमएस भी निकालने को पूछ लिया जाए, अगर आर की वैल्यू इतनी है, देखो हमें बताया, याद रखना बेटा, आई इक्वल टू ई बाई आर होता है। बेटा जी अगर यहां नॉट लगाओगे तो यहां नॉट पाएगा, अगर यहां एवरेज निकालोगे, ठीक है, तो यहां भी आई एवरेज बनेगा। ओके, ठीक है, तो एवरेज यहां से निकाल सकते हैं, ई एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, ई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आई एवरेज इंटू आर। आर एवरेज वैल्यू ये निकाल चुके हैं हम, उसको आर से मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आई एवरेज यहां से निकाल के। और आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या हो जाएगा, ई आर एम एस बाई आर, सेम, यहां जो वैल्यू लगाओगे वही करंट की वैल्यू होगी यहां, तो ई आर एम एस कितना आ जाएगा बताओ, आई आर एम एस इंटू आर, ठीक है। आई आर एम एस यहां से निकाल लोगे बेटा, ये रहा 0.6 है, 0.707 इंटू 6, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वोल्ट में निकलेगा, ये भी वोल्ट में निकलेगा। समझ के बेटा, तो इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना कितना आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एक एसी सर्किट की बात करते हैं जिसमें सिर्फ क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ओनली है। क्या है बेटा, एक रेजिस्टेंस ओनली है हमारे पास। तो रेजिस्टेंस मतलब देखो, एक एसी सर्किट है, बना लेते हैं पहले हम एसी सर्किट। देखो सिर्फ रेजिस्टेंस ओनली है, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक रेजिस्टेंस ओनली, एक आर रेजिस्टेंस है, और यहां पे हमने इसको किससे कनेक्ट किया, एसी। ये एसी का सिंबल है, क्योंकि एसी ऐसे चलता है, तो एसी का सिंबल ये है। और डीसी के लिए हम क्या लिखते हैं, ऐसे, डीसी की बैटरी ये होती है, एसी की बैटरी ये होती है। क्लियर है बेटा, ओके। एसी में कभी हम ऐसे नहीं लिखते प्लस माइनस, क्योंकि उसकी वो जो है क्या बोल, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, ठीक है, कभी वो ऊपर, कभी ये प्लस, कभी ये प्लस माइनस, कभी ये प्लस माइनस, ठीक है, चेंज होता रहता है। क्लियर, अच्छा, तो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो हमें बताए द इंड्यूस्ड ईएमएफ या अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ज्यादा कहना, ईएमएफ ज्यादा सही है, इसको हटाओ, द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना होगा, हमेशा होता है बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, क्लियर है बेटा। रेजिस्टेंस कितना, आर, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय आर, बोथ साइड दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दो, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो E बाय आर इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। तो ई नॉट बाय आर बताया था मैंने तुम्हें, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये ई बाय आर क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। करंट के एग्जिस्टेंस से वोल्टेज नहीं होती, वोल्टेज के एग्जिस्टेंस से करंट होता है, यानी वोल्टेज पहले डेवलप होती है सर्किट के अंदर, फिर करंट आता है, तो इतना करंट आता है। क्लियर है, तो यह इसका मतलब क्या हुआ, करंट और ईएमएफ दोनों के अंदर साइन ओमेगा टी आ रहा, दोनों एक ही फेज में है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं, तो फेजर डायग्राम क्या होगा, देखो फेजर डायग्राम क्या होता है पहले तो वो देख लो। फेजर डायग्राम का मतलब क्या है, देखो यहां से अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा E और I है, ठीक है, यहां से करंट चला है ना, कितना ओमेगा टी है हमारे पास। अब इसमें दो लाइन है, एक लाइन करंट की है, एक लाइन ईएमएफ की। कौन सी लाइन करंट की है, कौन सी ईएमएफ की, ये बता मुझे। देखो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और I क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या होता है, आई नॉट ई नॉट बाय आर होता है, मतलब अगर हम ईएमएफ को आर से डिवाइड कर देंगे तो ई नॉट मिलेगा, मतलब अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे ईएमएफ को तो करंट मिलेगा, यानी इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। तो सीधी सी बात है, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है ईएमएफ से, ईएमएफ को डिवाइड करती है बेटा ये। तो ईएमएफ को डिवाइड करो, किसी चीज को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आई नोट की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स क्या होगी, कम आएगी, है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये फंक्शन होगा बेटा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की लाइन है,
और ये किसकी लाइन है बेटा, ये वाली लाइन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की लाइन। ये कौन सा है, इसका फेजर डायग्राम, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा, फेजर डायग्राम बोलते हैं। इसका वेव डायग्राम और है, वेव फॉर्म में। देखो वेव फॉर्म में कैसे बनाओगे, ये क्या है हमारा ईएमएफ है, क्या है बेटा ये ईएमएफ है ना। इसमें करंट का ग्राफ बनाओ, ये तो ईएमएफ का है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। करंट का ग्राफ क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा ईएमएफ से कम है, इसलिए ये जा तो साथ रहा है भाई, ओमेगा टी है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब साथ साथ चलेंगे ईएमएफ और करंट, बट लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ईएमएफ से थोड़ा सा कम रहता है। तो ये वाला जो डॉट है ये हमारा करंट का है, आई का है। क्लियर है बेटा। तो ये कौन सा है बेटा, वेव डायग्राम। कौन सा है ये हमारा वेव डायग्राम। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम एसी सर्किट कैपेसिटर ओनली। अब कैपेसिटर की बात करते हैं। देखो कैपेसिटर क्या होता है, अगर हम सर्किट बनाए हमारे पास, देखो यहां पे, और एसी सर्किट है ये, इसके अंदर कैपेसिटर का सिंबल क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स लगा दो इक्वल, ठीक है, और इसको एसी से कनेक्ट कर रहे हैं हम, एसी सोर्स से, तो यहां से, ठीक है, ये कैपेसिटर है सी, और ये इसका क्या है, सर्किट डायग्राम है। क्या है बेटा, सर्किट डायग्राम, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो हमें पता है, वी नो दैट ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, ईएमएफ तो चाहे इंड्यूस हो चाहे सर्किट का अपना हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी ही रहेगा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट का फंक्शन, कि करंट क्या होगा। देखो अब हमें पता है, वी नो दैट आई इक्वल टू क्या, वी इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है इन कैपेसिटेंस, यही होता है ना कैपेसिटेंस में भाई, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है या क्यू इक्वल टू सी वी होता है, याद है तुम्हें, क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है ना। अगर मान लो इसमें कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है, और इसको वोल्टेज कितना ईएमएफ है इसके अंदर, यानी वी, यहां से वी को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ई से, क्योंकि ईएमएफ है, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी, यानी सी ई, और V की जगह क्या आएगा यहाँ पे E, जहां भी V आए वहां को किससे रिप्लेस कर देना, EMF से, क्योंकि हम AC से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका EMF E है हमारे पास। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू E आ गया बेटा। अब E की वैल्यू डाल दो, E की वैल्यू तो हमें पता है, E की वैल्यू क्या है, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें चाहिए करंट बेटा जी, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डिफरेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी कितना आएगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कितना आएगा, सी ई नॉट बाहर आ जाएगा, सी ई नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। भाई ओमेगा टी का करोगे फिर किसका करोगे, ओमेगा का भी करोगे, तो ये आ जाएगा बेटा सी ई नॉट अपॉन में ओमेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, सी ई नॉट अपॉन में ओमेगा। ओके क्लियर है बेटा, सही किया है, डी बाई डी टी सी ई नॉट अपॉन में ओमेगा, वो मल्टीप्लाई होगा ना, नीचे कहाँ कर दिया मैंने, सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यार ये देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ कोई दिक्कत है अगर मैं ऐसे लिख दूं, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, ऐसे करके लिख दो इसको, क्योंकि 1 बाई सी ओमेगा वापिस क्या बन जाएगा, वापिस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ओमेगा टी आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब कि ये क्या है, आई है, ये क्या है, ई नॉट है, और ये इसका मतलब ये क्या है, ये क्या रेजिस्टेंस है, ये भाई आई इक्वल टू ई बाई आर होता है, समझ रहे बेटा, आई इक्वल टू ई बाई आर होता है, पर ये आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस नहीं है, ये किसका रेजिस्टेंस है, ये है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफ किसका है, कैपेसिटर है, क्या है एक तरीके से ये रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर भी तो करंट को एक तरीके से रेजिस्ट ही करता है, क्यों, वो चार्ज को स्टोर करता है, एक तरीके से चार्ज को ब्लॉक कर दिया ना उसने, रोक लिया, स्टोर कर लिया वहीं पे, तो ये भी एक तरीके से करंट का दुश्मन ही है, क्योंकि स्टोर करके रख रहा है उसको, आगे फ्लो नहीं होने देना।
तो एक तरीके से यह भी कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्सी से। किससे? एक्सी। सो एक्सी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? सो एक्सी इक्वल टू आ जाएगा, तो एक्सी इक्वल टू आ जाएगा बेटा, यहां लिख देता हूं, एक्सी इक्वल टू आ जाएगा 1/ω/c। ठीक है, तो इसका मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई नॉट एक्सी, ठीक है, और क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ई नॉट बाई आर मतलब ये रेजिस्टेंस हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा cos ओमेगा टी, है ना। इसका मतलब जो इसमें जो पीक करंट है वो किसके इक्वल है, ई नॉट बाई एक्सी। कैपेसिटर है ना, आर थोड़ी ना लिख सकता हूं। तुमको कोई सर ई नॉट बाय आई, ई नॉट बाय आर होता है आई नॉट, तो बेटा यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सी से। बट यार एक बात देखो यार, ये कॉस का फंक्शन है और ये किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है ना। तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट, मैं इसको ऐसे लिख सकता साइन ओमेगा टी 90 प्लस थीटा। भाई 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट क्या आ जाएगा साइन, इसको मैं ऐसे लिखूं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, आई नॉट साइन ओमेगा। अब ये भी तो साइन में बन गया और ये भी साइन में, बताओ, है ना। पर एक चीज है यार, आई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और वो क्या, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब करंट देखो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, मतलब करंट आगे चल रहा है। तो करंट आगे चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट आगे चल रहा है। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाए, देखो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पिछले उसमें बनाया था हमने, ये हमारे पास ईएमएफ का आ गया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या है, करंट का फंक्शन क्या है, करंट तो हमारे पास क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाय 2 है। मतलब इससे ये अगर ये ओमेगा टी है, इसमें प्लस पाई बाय 2 और लगा लो, यानी 90 डिग्री और ऐड कर लो इसमें, तो कहां आएगा, यहां आएगा 90 डिग्री, ये पाई बाय 2 हो गया। बट करंट की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा नहीं जाएगी, पीक वैल्यू, ठीक है। तो ये ई और आई का ग्राफ है ये, और यहां टी है, तो ये क्या है, ये क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है बेटा, समझ में आया, क्योंकि करंट हमारा क्या है, करंट पाई बाय 2 फंक्शन से आगे चल रहा है, तो उसका करंट यहां पे स्टार्ट होगा। क्लियर है। वेव डायग्राम बनाओ, ये क्या है, फेजर डायग्राम इसका, वेव डायग्राम बनाओ बेटा। वेव डायग्राम क्या होगा, ये देखो, ये क्या है, ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है बेटा, तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी, देखो यहां से कम होगी, इससे सीधी सी बात है। पर ये बात ध्यान रखना, करंट आगे चल रहा है पाई बाय 2, करंट यहां से स्टार्ट नहीं होगा। करंट कहां से स्टार्ट होगा बेटा, करंट स्टार्ट होगा इधर से प्लस पाई बाय 2 से, मतलब यहां से प्लस पाई बाय 2 यहां से स्टार्ट होगा। ओके, करंट, हाँ, इसका एम्पलीट्यूड इससे कम ही रहेगा, समझ के बेटा। ओके, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना बेटा। ऐसे क्लियर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका फंक्शन है बेटा, ये किसका है, आई का, ये आई का हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्लियर है बेटा, समझ के। ओके, तो बट उसका एम्पलीट्यूड उससे कम रहेगा, तो ये फेजर डायग्राम है। अच्छा, वापस दोबारा आते हैं उस पर, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, सो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्सी से, और एक्सी क्या होता है, 1/ω/c, है ना। तो अगर हम देखें फॉर एसी, एसी सर्किट के लिए, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए, एसी की वैल्यू क्या होती है, अच्छा ओमेगा, इसको और खोल लो, 2 पाई न्यू सी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। एसी के लिए न्यू की वैल्यू इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, समझ के। अच्छा, एसी के लिए क्या होगा, एक्सी की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2 पाई न्यू सी, 50 है, ये ज्यादा होगा तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, कम होगी। न्यू इंक्रीज होगा तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना बेटा।
फॉर डीसी, अगर डीसी की देखें तो डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सी के लिए 1/2 न्यू सी। न्यू की वैल्यू क्या होती है डीसी के लिए, न्यू की वैल्यू 0 होती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना होती है, तो डायरेक्टली चलता है। तो न्यू की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा एक्सी की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। यहां 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है डीसी के लिए। जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, फ्लो नहीं होने देता अपने अंदर से, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है वो एसी से चार्ज होता है, मतलब एसी को अलाउ करता है अपने अंदर से। तो अगर हम ग्राफ बनाएं किसके वर्सेस, एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या ओमेगा, तो ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इस तरीके से आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। हैंस हम ये के लिख सकते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउ एसी। और किसको अलाउ करता है अपने अंदर से, एसी को अलाउ करता है। इसको थोड़ा सा ना ऐसे समझ सकते हैं याद करने के तरीके से। मेरे एक मित्र ने बताया था मुझे कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखो इसको ऐसे याद रखो कि डीसी तो ऐसे आता है सीधा, ये दीवारों से टकरा जाएगा कैपेसिटर के से, लेकिन एसी क्या हो करेगा, एसी यहां से बच के ऐसे निकल जाएगा। तो एसी को अलाउ करता है ना। तो कैपेसिटर को से ऐसे याद रखोगे, अगर तो आप भूल जाओ कि किसको अलाउ करता है, किसको ब्लॉक करता है, ठीक है। तो एसी को अलाउ करता है, तो एसी से चार्ज होता है। समझ में आया, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आगे क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। तो एक चीज समझ में आएगी, मैं बाद में लिख दूंगा इसको, चलो ठीक है। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब इंडक्टर वाला ग्राफ देख लेते हैं। इंडक्टर मतलब एक हम ना कॉइल बनाएंगे अब, और इंडक्टिव कॉइल एक कॉइल ही तो होती है बेटा, एसी से कनेक्ट करा है, इसका इंडक्टर एल है, इंडक्टेंस, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, क्या है बेटा, ये इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब इंडक्टर को देखो जरा, इंडक्टर में हमें पता है ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो फिक्स है भाई, ईएमएफ। अब इंडक्टर में देखना, इन इंडक्टर ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड या ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, याद है बेटा, यही होता है ना, ई इक्वल टू डी एल डी आई बाई डी टी। कल मैंने ईएमआई पढ़ाया था, उसमें देखना है, ये स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, या ईएमएफ कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोंट वरी, इससे कोई इश्यू नहीं होता। तो ई बाई एल किसके इक्वल आ जाएगा, डी आई बाई डी टी। यहां से डी आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डी आई की वैल्यू आ जाएगी ई एल इंटू डी टी। समझ गए बेटा, इस वैल्यू को यहां पे पुट करो। सो डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू को इसमें पुट करो, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और नीचे क्या एल है। डिफरेंशिएशन करो इसका, डिफरेंशिएटिंग, इंटीग्रेटिंग, हाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, डी आई है तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो डी आई का इंटीग्रेशन ई नॉट एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है बेटा, 0 से टेके टी टाइम तक, क्लियर है। तो डी आई क्या ये हो जाएगा, ई नॉट बाई एल बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, अपॉन में ओमेगा टी का भी करोगे, ठीक है। मैथ्स वाले जानते होंगे इस चीज को, कॉस ओमेगा टी, इसका साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, फिर इसके अंदर जो फंक्शन है उसका भी करते हो, तो आ जाएगा माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या आ गया हमारे पास, आई आ गया। अब यहां भी यही दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि यहां पे जो है ये कॉस की टर्म में है, पर इसको चेंज करेंगे। अब यहां पे इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, आई इक्वल टू ई नॉट माइनस एल ओमेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, नहीं 90 माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी भाई 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। इसमें से ना माइनस कॉमन ले लूं मैं, क्यों माइनस, सर पिछले में तो नहीं लिया, इसलिए क्योंकि आगे माइनस लगा, इसको प्लस बनाने के लिए। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई नॉट बाय एल ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा साइन, तो ये जब इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब ध्यान से देखो ये क्या है,
अगर हम यहां ध्यान दें तो I इजकल टू ये क्या है, ई नॉट बाय एल ओमेगा, यही है बेटा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, I इजकल टू ई नॉट बाय आर होता है, और इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से आर ही है, एक रेजिस्टेंस ही है, बट ये रेजिस्टेंस किसका है, इंडक्टर का, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो I इजकल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय, इसको हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर है बेटा, और XL होता क्या है हमारा, XL होता है ओमेगा L, XL किसके इक्वल है हमारा, ओमेगा L, और XL इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई न्यू इंटू L। ठीक है, और तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी I इजकल टू आई नॉट है ना, आई नॉट क्या होगा, आई नॉट ई बाई आर होता है, ये आर किसका है, ये इंडक्टर का आर है, इसलिए हम इसको सारे रेजिस्टेंस को आर नहीं कर सकते, इंडक्टर का XL होता है, कैपेसिटर का XC होता है, साइन ओमेगा टी माइनस क्या आ जाएगा पाई बाय 2। अब हो गए ना दोनों साइन में, पर एक प्रॉब्लम आ गई कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, मतलब फेज डिफरेंस है यहाँ पे भी 90 का, वहां प्लस 90 का, यहाँ माइनस 90 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम फेजर डायग्राम बनाए इसमें, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये तो इसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता, ई नॉट साइन ओमेगा टी ही रहेगा ये हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ओमेगा टी है यहाँ पे, तो करंट हमारा पीछे चल रहा है, कितने से बेटा, पाई बाय 2 से, तो करंट हमारा पीछे चल रहा है पाई बाय 2 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये पाई बाय 2 कम है इसमें से, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर है बेटा, ये E और I का ग्राफ है। फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम बनाए तो वेव तो E, ये तो EMF ही हो जाएगा, E इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे भी E और I ही आता है, और यहाँ टाइम, तो करंट पीछे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, तो ये करंट का यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके ओके। नाउ अब ग्राफ बना लो, वापस XL पे आते हैं। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब XL इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा L, यानी 2 पाई न्यू L, यानी XL किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के। तो ग्राफ बनाते हैं XL और फ्रीक्वेंसी का, XL और फ्रीक्वेंसी या न्यू या फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। फॉर AC के लिए XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, AC के लिए न्यू की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब ज्यादा होती है, जीरो तो नहीं होती है ना, ये कह सकते हैं जीरो नहीं होती, तो इसका मतलब XL भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। इसका मतलब जो है इंडक्टर वो किसको, XL किसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है, AC को, मतलब अल्टरनेट करंट को, क्योंकि चेंज हो रहा है। याद है आपको, कल मैंने चैप्टर में पढ़ाया था कि कोयल को चेंजेस पसंद नहीं है, और चेंज कौन होता है, AC करंट चेंज होता है, इसीलिए तो अपना वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो XL जीरो नहीं होगा। और फॉर DC, अगर हम DC को बात करें तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, XL की वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाने देगा अपने अंदर से। क्लियर है बेटा, XL अपने अंदर से इंडक्टर को जाने देगा, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, आ भाई तेरा स्वागत है, क्योंकि तू तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो कोयल के अंदर से क्या पास हो जाएगा बेटा, DC पास हो जाएगा, लेकिन AC के सामने लेट जाएगा, भाई मैं तेरे को पास नहीं होने दूंगा, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अब तीनों को कॉम्बिनेशन करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टर के लिए। रेजिस्टर के लिए अगर हम बात करें तो I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, और E इजकल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों सेम फेज में होंगे, मतलब यहां सेम फेज होगा इनका, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, करंट और EMF साथ साथ चलते हैं। कैपेसिटर में देखें तो I इजकल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होता है, और E इजकल टू क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी यहां पे कौन आगे चल रहा है, यहां पे करंट लीड कर रहा है,
तो इसमें करंट लीड करता है, आगे चलता है, क्योंकि प्लस पाई बाय 2 है। एंड ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, एंड ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, ईएमएफ पीछे रहता है, समझ के। और अगर इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर के अंदर क्या होता है, I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 रहता है, मतलब करंट पीछे रहता है। तो E इजकल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस चीज याद रखना, कौन लीड करता है और कौन लैग्स बिहाइंड करता है, कौन पीछे रह जाता है। तो करंट इसमें लैग्स बिहाइंड हो जाएगा, लैग्स बिहाइंड, और ईएमएफ आगे रहेगा, ईएमएफ लीड्स। ईएमएफ क्या करेगा, लीड करेगा। क्लियर है बेटा, समझ के। तो इसके अंदर ईएमएफ लीड करेगा। क्लियर बेटा, ओके। अब हम इन तीनों को कंबाइन करने वाले हैं। अब हम एक ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जिसके अंदर तीनों कंबाइन कर रहे हैं, एल, सी और आर। ठीक है, एल सी आर, एल सी आर, ठीक है, ओके। या आर एल सी, वैसे आर आगे लगाना चाहिए क्योंकि इंडक्टर ये तो सारा ब्लॉक कर देगा इसको। ठीक है, तो आर पहले लगा दो, आर एल सी लिखा हुआ है इसलिए कई सर्किट में, तो मैं इसको कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लगा लो। ठीक है, वैसे सही तरीका ये है कि आर पहले लगाओ क्योंकि इसके अंदर से अलाउ करेगा। अगर पहले इंडक्टर लगा दिया तो फैल जाएगा, वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आगे करंट ही नहीं गुजरने देगा। ये कैपेसिटर लगा दिया और ये हमने एल लगा दिया, इसको अब जोड़ दिया मैंने एसी सोर्स से। तो ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है वी आर, इसको मैं क्या बोल देता हूं बेटा, वी आर और आई क्या होगा, सेम फेज में होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कैपेसिटर के अंदर कौन लीड करता है, कैपेसिटर के अंदर करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे चलती है ना। देखो ना, करंट आगे चलता है, लीड करता है, और यानी करंट में और 90 का पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। अच्छा, इंडक्टर में ये वाली लाइन मैंने किसके लिए फिक्स कर दी, करंट के लिए फिक्स कर दी, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो वोल्टेज को। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने करंट के लिए फिक्स कर दी, तो ये आई हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये वी एल हो जाएगा। इसका ये इसमें इंडक्टर में क्या करता है, इंडक्टर में करंट वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग्स बिहाइंड करता है। ठीक है, तो अब फेज डायग्राम बनाओ इनके। अब फेज डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है और इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये तो करंट की लाइन फिक्स कर दी हमने, आई, समझ के। अच्छा, यहां पे देखो नीचे क्या है सर्किट में, देखो ये VC है, ये VL है और VR इधर ही है ना। तो इसका अकॉर्डिंग यानी ये VR की लाइन होगी, ये VL की लाइन होगी और ये क्या VC की लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि करंट फेज पे है, वोल्टेजेस फेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, दे बिहेव एज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फेज के अकॉर्डिंग जो एंगल डिपेंडेंट होती है वो चीजें, वो क्या करती हैं, दे ट्रीट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ VL है, यहाँ VC है, तो यहाँ पे अब इन दोनों का, पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल 180 डिग्री के एंगल पे है, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालो, फिर उसके साथ VR का रिजल्टेंट करो। तो या तो VL माइनस VC कर दो या VC माइनस VL, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा बाद में। तो मान लिया मैंने VL की वैल्यू VC से ज्यादा है, ओके, तो क्या होगा, ए भाई रिजल्टेंट क्या होता है, आर मिनिमम 180 डिग्री पे A माइनस बी दोनों का डिफरेंस के बराबर होता है, तो दोनों का डिफरेंस मान लो VL माइनस VC यहां है। ठीक है भाई, मान लो ये हमारे पास कितना है, VC है, VC मान लो -5 है, ये मान लो 10 है, दोनों को ऐड करोगे +5 आएगा, तो कहां आएगा, इस एक्सिस पे तो आएगा, इस लाइन पे आएगा, तो ये हो गया VL माइनस VC, समझ के। ये VR है, ठीक है बेटा। तो इनका रिजल्टेंट अब देखते हैं हम, मान लो ये एंगल ऑफ रिजल्टेंट हो गया, तो ये रिजल्टेंट हो गया हमारे पास, वोल्टेज इसका रिजल्टेंट निकल रहा है, मतलब E आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये E आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, रिजल्टेंट है ये हमारे पास। ओके, इसको हम OPQR, क्योंकि रिजल्टेंट क्या देगा, वोल्टेज को ऐड करोगे टोटल EMF देगा, टोटल वोल्टेज देगा, E लिख लो, V लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी है इसमें। ठीक है, ओके, अब इसको ऐड करते हैं बेटा।
क्या क्या करेंगे हम, ये कौन सा है, ये पैरेललोग्राम तरीके से ऐड हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, हमें पता है रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा भाई, ओ क्यू किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 OP पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा किसके बीच में, वीएल और वीआर, वीएल माइनस वीसी और वीआर के बीच में, जो दो वेक्टर ले रहे हैं हम, तो इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल तो पता है हमें कितना है, 90 डिग्री। ये वाला नहीं है, ये तो रिजल्टेंट का एंगल है बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, वो तो 90 है ना, तो cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा हमारा 0। तो ये टर्म तो खत्म पूरी, तो बस हो जाएगा ओपी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। तो ओपी कितना है बेटा, उसे पी, वी आर का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा वी आर, ये साइड कितनी है, ये अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है भाई, ये वाली ये भी वी एल माइनस वी सी होगी, तो वी एल आमने सामने की साइड बराबर होंगी। ठीक है, तो वी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, टोटल रिजल्टेंट ईएमएफ। ठीक है, ओके। अच्छा, वी आर क्या होता है, वी आर को देखें हम तो क्या होगा, आई आर है ना, और वी एल क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, यहां पे आई होगा आई एक्सएल। VC क्या होगा, VC क्या होगा, VC होगा आई एक्सी, यही होगा। ठीक है, तो यहां से आप अगर वैल्यू रखें तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR की वैल्यू क्या आ जाएगी, VR की वैल्यू हो जाएगी बेटा आई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, आई एक्सएल का माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से आई स्क्वायर कॉमन ले लो तो आई बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही आएगा बेटा। देखो स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर आई कॉमन ले रहे हो आप, आई स्क्वायर क्योंकि आई स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, देखो यहां पे से तो आई ले रहे हो, लेकिन जब बाहर क्या है स्क्वायर टर्म है, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो आई ही बचेगा हमारे पास, तो यहां पे आ जाएगा आई, तो आई निकल गया हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वी एल माइनस वीसी कर लो या वीसी माइनस वीएल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से अब ये ई, इस आई को नीचे ले आओ, तो ई बाई आई क्या होता है, इसी को जेड बोलते हैं। ये किसका डायमेंशन दे रहा, वी बाई आई, वी बाई आई क्या होता है बेटा, ये वोल्टेज है, ये करंट है, वी बाई आई मतलब रेजिस्टेंस का डायमेंशन देगा, यानी ये टोटल रेजिस्टेंस देगा। ये किसका रिजल्टेंट है बेटा, टोटल सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस जितना भी बन रहा है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, रेजिस्टर भी कर रहा है, कैपेसिटर भी कर रहा है, इंडक्टर भी कर रहा है, तीनों का इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम जेड, और जेड का नाम क्या है, इंपीडेंस। क्या है बेटा, इंपीडेंस। ओके, और ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है और ये टोटल रेजिस्टेंस है, समझ में आया। तो E इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, E बाई आई। ठीक है, और अगर ये मैक्सिमम निकालना है तो E नॉट बाय आई नॉट कर देना फिर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सएल रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कैपेसिटर। क्लियर है बेटा, ये जेड हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, समझ गए। एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, अगर आपको ये फाई निकालना है तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास tan फाई। जैसे हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, tan फाई क्या होगा, tan फाई होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी एल माइनस वी सी अपॉन बेस मतलब वी आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्सी आई नॉट एक्सी अपॉन में आई नॉट आर, इनकी वैल्यू रख दी मैंने। V इक्वल टू आई आर होता है ना बेटा, सारे रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, मैं फिर बता रहा हूं आपको, रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस उसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंडक्टर है उसको सी से, एक्सी से। आई नॉट कॉमन ले लोगे तो आई नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, आई नॉट कॉमन ले लो ऊपर से, और आई नॉट नीचे है तो कट जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, ये क्या आ जाएगा tan फाई, और फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ठीक है बेटा, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन करते हैं।
रेजिस्टेंस 12 ओम, कैपेसिटर इतना, इंडक्टर इतना, कनेक्टेड एसी सोर्स इतना, वोल्ट होगा ये, वोल्ट 200 वोल्ट से 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। आईआरएमएस और क्या निकालना है तुम्हें, फेज एंगल निकालना है। आईआरएमएस और फेज एंगल कैसे निकालोगे ये देखते हैं। चलो देखो, रेजिस्टेंस सबसे पहले तो एक्सएल निकाल लो, जेड निकाल लो बेटा। जेड क्या होता है, जेड हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर कितना है बेटा, आर कितना होगा हमारे पास, आर तो दे रखा है 12, नहीं यहाँ 12 ओम। एक्सएल कैसे निकलेगा, एक्सएल अलग से निकालना, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा कितना है 2 पाई न्यू, न्यू कितना है 50, तो 2 पाई मैं डायरेक्टली रख रहा हूं, पाई की वैल्यू उसने बोला 3 रखने को, तो 3, चल भाई 2 पाई न्यू ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू एल होता है ना बेटा, तो 2 पाई न्यू, न्यू कितना है बेटा, न्यू है हमारे पास 50 और एल कितना है, एल है हमारे पास 10 मिली हेनरी। 10 मिली मतलब 10⁻³ एसआई में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ये ओम में आएगा। ऐसे एक्सी निकाल लो, एक्सी कितना आ जाएगा बेटा 1/2 पाई न्यू सी, तो 1/2 पाई की वैल्यू 3 इंटू न्यू मतलब 50 और सी कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 12, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ये भी ओम में आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज यहां पे रख लो, इनको सॉल्व करो, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकालो, ये जेड आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकालो, यहाँ पे रख लेना, तो सॉल्व करोगे आप इसको। ठीक है, ये एक्सएल आ जाएगा यहाँ पे और ये एक्सी, जेड निकल गया। अब तुम्हें चाहिए आई, आई आरएमएस क्या होगा, देखो हमारे पास जेड किसके इक्वल होता है, जेड होता है हमारे पास ई बाय आई, ई बाय आई, क्लियर है बेटा, यही होता है ना जेड हमारे पास। अच्छा, अगर यहाँ आरएमएस लिखोगे यहाँ आरएमएस आएगा, या पीक लिखोगे यहाँ पीक आएगा, क्लियर है बेटा। तो हमें चाहिए आई आरएमएस, तो यहाँ भी आरएमएस लिख लो, यहाँ आई आरएमएस आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा। तो हमें आई आरएमएस चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ये आरएमएस बाय जेड। जेड कहां से निकलेगा, जेड ऊपर से निकलेगा। ये आरएमएस कितना दे रखा है 200, बस जेड, जेड ऊपर से सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल क्या हो जाएगा tan फाई, tan फाई फॉर्मूला क्या है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, और फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स, एक्सएल की वैल्यू क्या रखोगे, ये रही एक्सएल की वैल्यू, एक्सी की वैल्यू क्या रखोगे ये रही, और आर कितना है हमारे पास 12। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसमें हम टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंपीडेंस ट्रायंगल। देखो अगर हम इंपीडेंस का ट्रायंगल बनाए एक तरीके से, देखो बढ़िया ट्रायंगल लेंगे ना, अबे देखो इंपीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे हम, अभी भी नहीं। देखो बेटा, अगर इंपीडेंस ट्रायंगल बनाए हम, यानी अगर इंपीडेंस ट्रायंगल बनाए तो ये हमारा Z बन गया, ये क्या हो रहा है एक्सएल माइनस एक्सी। अगर सारे ही रेजिस्टेंस को हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा R और ये क्या होगा फाई होगा हमारे पास। तभी तो Z की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आगे पीछे लिखने से कोई ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर यही तो आ रहा है, इसी को हम इंपीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंपीडेंस ट्रायंगल। ध्यान रखना, मैं इसमें से एक चीज पूछूंगा बाद में आपको। ठीक है, तो ये हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल हो गया। आगे एलसी ऑसिलेशन, व्हाट इज एलसी ऑसिलेशन, क्या होता है बेटा, देखो अच्छा एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, अब हमारे पास ये आया, हमारे पास कहाँ फॉर्मूला ये आया, तो z का वैल्यू, z की वैल्यू क्या है बेटा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। मान लो अगर सर्किट कैसा हो हमारा, सर्किट हो आरसी सर्किट, कैसा हो आरसी, तो एल की टर्म नहीं है इसमें, एल तो है नहीं, तो एल वाली टर्म हट जाएंगी, बस एल क्या है एक्सएल खत्म, तो क्या आ जाएगा एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ गए। और वहां पे भी tan फाई में भी क्या हो जाएगा, tan फाई में भी कौन सी टर्म हट जाएगी, एक्सएल टर्म हट जाएगी, तो एक्सी बाय आर आ जाएगा। ऐसे ही और एल आर सर्किट में, एल आर सर्किट में जेड किसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जब एल आर मतलब सिर्फ उस सर्किट के अंदर इंडक्टर है और रेजिस्टर है, इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर है, तब क्या हो जाएगा, तब कौन सी टर्म हट जाएगी, कैपेसिटर नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तब tan फाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, tan फाई की इक्वल आ जाएगी बेटा एक्सएल अपॉन में आर, समझ के
क्लियर है? ओके, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब आते हैं एलसी ऑसिलेशन। देखो एलसी ऑसिलेशन, अब हमने आरसी कर लिया, एलआर कर लिया, अब हम कर रहे हैं एल और सी। अगर ऐसा सर्किट हो जिसमें एल और सी हो तो कैसे होगा? ठीक है, तो क्या होगा देखो, एल और सी करने से के लिए हमने क्या किया, एलसी ऑसिलेशन का एक सर्किट बनाया। ठीक है, एक बैटरी है ये, हमने क्या करा, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके, इस इसको चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल बैटरी है ये। जैसे की को कनेक्ट करेंगे हम तो कैपेसिटर बिकम्स चार्ज। अब ये कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। देखो आप क्या कर रहे हो, K2 को ओपन रखो अभी, और की इसको क्लोज कर दो। इसको क्लोज करते ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज। अब इसको हटा दो, इसका काम खत्म, बस इतना ही काम था इसका। अब ये चार्ज होगा, अब ये क्या करेगा, ये चार्ज होगा, इधर करंट फ्लो करने लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जाए करंट। देखो ये क्या करेगा, ये तो दुश्मन है, ये करंट को क्या करता है, ये अपोज करता है। जब ये करंट इधर पहुंचेगा तो करंट यहां पे पहुंचेगा तो यहां फ्लक्स चेंज होगा, भाई करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो चेंज होगी तो ये क्या करेगा, ये अपना ईएमएफ बनाएगा, ये अपना ईएमएफ बनाएगा अपोजिट साइड में। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, याद है तुम्हें? कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है Q2/2C, है ना। क्यू को छोटे से स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करो या कैपिटल क्यू से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जब एनर्जी स्टोर होगी वो इतनी होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये कैपेसिटर ये डिस्चार्ज हो जाएगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा हमारे पास। तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अब क्या होगा, फुल्ली चार्ज होने के बाद सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और मैग्नेटिक एनर्जी एक कैपेसिटर के अंदर 1/2 Li² होती है। क्या होती है बेटा, Li²। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और ये पूरा फुल्ली क्या होगा, इसने अपना ईएमएफ बना लिया, अब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अब यहां पे देखो ये नेगेटिव था ना, ये बेटा नेगेटिव थी, है ना। ठीक, तो इसके बाद अब क्या होगा, अब ये पूरा चार्ज हो गया, ये पूरा इंडक्टर ने क्या करा, स्टोर कर लिया अपनी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसने खुद का अपना वोल्टेज बना लिया। अब क्या करेगा बेटा, सुनो, ठीक, अब यहां पे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। क्लियर है बेटा? अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो करंट है, क्योंकि ये अपोजिट साइड में ईएमएफ डेवलप कर रहा है, अब इस तरीके से फ्लो करने लगेगा करंट, तो ये धीरे धीरे नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी इसकी। तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा फिर चार्ज हो लगेगा। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा इंडक्टर। अब क्या होगा, फिर दोबारा से क्या होगा, इस तो पूरा जब चार्ज हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर इधर से करंट फ्लो करने लगेगा जैसे इसमें फ्लो कर रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये दोबारा से अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर लेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर कोई भी ऐसी रेजिस्टिव चीज नहीं है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, डिसिपेटिव मतलब आई एम सॉरी, कोई भी डिसिपेटिव ऐसा नहीं है कि एनर्जी लॉस जो एनर्जी को खा जाए, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो हमारा जो ऑसिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, अनडैम्प्ड। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ये कब है, आइडियल सिचुएशन में है। लेकिन देखो ऑफ कोर्स इतना तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि 100% ये दोबारा से उतना ही चार्ज कर दे, फिर ये इसको उतना ही ईएमएफ इंड्यूस कर ले, है ना, ऐसा तो नहीं चलता रहेगा। तो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअली में ये हमारा अनडैम्प्ड है ईएमएफ और आई, लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेटर। आई एम सॉरी, पानी पी लो। यस, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है हमें। क्या निकालनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी। देखो इसका जब ये चार्ज हो रहा होगा, मतलब एक इसका मतलब जितना ईएमएफ ये बना रहा है उतना ही वोल्टेज से वो चार्ज हो रहा है। और वोल्टेज के अंदर अगर हम बात करें तो उसके कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होती है वो VC, और इसके अंदर जो VL, कैपेसिटर के अंदर V = Q/C होता है, याद है आपको? हाँ यही होगा, Q = CV होता है।
ठीक है, और इंडक्टर के अंदर E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, यही है बेटा, समझ गए, एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है, बहुत सही। ओके, तो अब क्या करो, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाई सी, इसको उधर पहुंचा दो, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये आएगा, है ना बेटा, इसको इक्वल टू 0, इसको उधर पहुंचा दिया मैंने। अब यहां से क्या करो, यहां से आई क्या होता है, आई इक्वल टू होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी, क्या आ जाएगा बेटा, डी क्यू बाई डी टी, बट माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि जो इंड्यूस करंट है वो अपोजिट साइड में होता है, देखो इसका डायरेक्शन, इसका जो करंट, इसमें जो करंट हो रहा है वो अपोजिट साइड है टू द कैपेसिटर, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा हमारे पास, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एल डी बाई डी टी, आई की वैल्यू डाल दो बेटा, आई की वैल्यू क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, यहां से क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी माइनस, इसको स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा भाई, ये डी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो ये जाएगा एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और क्या है, प्लस हो जाएगा, और ये देखो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस, ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे करूं, एल एल डी स्क्वायर बाई, आगे पीछे ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, एल से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय एल, एल से डिवाइड कर दो बाय एल, तो एल से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एल सी डी क्यू बाय 0। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, ये तो क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम याद है आपको, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है कि डी स्क्वायर ओमेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर इससे कंपेयर करें, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है बेटा, अगर इससे कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू ये हो गई, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 बाय एलसी, एलसी हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एलसी। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन एलसी ऑसिलेशन। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट एलसी, और ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय एलसी, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एलसी, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एलसी इन एलसी सर्किट। क्लियर है बेटा, समझ के आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होता है, अब इसको समझो। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब वो फिनोमिनन है, मैं केमिस्ट्री रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा, रेजोनेंस इज द फिनोमिनन इन विच अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स सो लार्ज, है ना। जैसे भूकंप से घर क्यों गिर जाते हैं, देखो हर एक पार्टिकल अपने जो घर की जो दीवारें हैं उसके अंदर पार्टिकल्स है छोटे छोटे, वो दे आर वाइब्रेटिंग। अगर भूकंप जो आ रहा है उसकी जो, वो तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अगर भूकंप आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दीवारें वाइब्रेट कर रही हैं, सर सुनाई नहीं दे रहा बेटा, वाइब्रेशन जो है वो बहुत स्मॉल है, बट हर एक पार्टिकल अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट, अगर वो फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाएगा उसका ऑसिलेशन का, तो घर गिर जाएगा। तो इसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस। व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए बेटा, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो उस टाइम ऑफ ऑसिलेशन, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस बोलते हैं। तो उस टाइम जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड यहां पे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ई और आई, यानी एम्पलीट्यूड ई और आई का बढ़ जाएगा। अब ई और आई कब बढ़ेंगे, देखो अगर हम ध्यान से देखें, z इक्वल टू क्या है हमारे पास, z का फॉर्मूला ई बाई आई है बेटा, है ना। और यहां से आई की वैल्यू निकाल लो, आई की वैल्यू क्या आएगी, ई बाई जेड, ई बाई क्या आएगा, z आ जाएगा हमारे पास। यानी z कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब z होता क्या है, अगर z को देखिए हम ध्यान से, तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर,
क्लियर है बेटा? एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जेड है हमारे पास। अच्छा ये मेरे पास सुनो, जेड की वैल्यू कम कितनी हो सकती है? देखो जीरो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आइडियल रेजिस्टेंस जिसके अंदर जीरो, आइडियल सर्किट है ही नहीं जिसके अंदर रेजिस्टेंस जीरो हो, रेजिस्टेंस होगा ही नहीं जीरो, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कहूं मैं, इसको जीरो कर सकता हूं बट ये भी जीरो नहीं हो सकते, एक्सएल और एक्ससी भी नहीं हो सकते जीरो। एक काम तो कर सकता हूं मैं, क्या काम करूं? दोनों को इक्वल तो कर सकता हूं। अगर दोनों इक्वल हो गए, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए, तो उस टाइम जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर। तो जेड की वैल्यू सबसे कम आएगी, है ना, क्योंकि आर तो कभी जीरो नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस कभी सर्किट का जीरो नहीं हो सकता, एक्सएल और एक्ससी भी जीरो नहीं हो सकते, तो उनको इक्वल तो कर सकता हूं मैं। जब जेड की वैल्यू मिनिमम यहां पे है, ये मिनिमम है, उस टाइम आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बन गया भाई, करंट की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब रेजोनेंस में जेड की वैल्यू क्या होगी? आर के इक्वल होगी। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे कब? एक्सएल क्या होता है बेटा? ओमेगा एल। एक्ससी क्या होता है? 1 ओमेगा सी। ठीक है, ये रेजोनेंस लिखूं मैं इसको, क्योंकि रेजोनेंस हो गया है एक्सएल और एक्ससी पे। जब इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस माने जाएंगे, तो हम उसको रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इसको आर लिख दो बस छोटा सा इसके नीचे, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको ले जाओ 1/LC, और यहां से ओमेगा रह जाएगा अंडर रूट एलसी। और ओमेगा और न्यू आर, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू आर, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/LC, और यहां से न्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 पाई LC। क्लियर है बेटा? ये हो गई हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंस। देखो अभी हमने करा ना एलसी ऑसिलेशन, इसमें उसमें फ्रीक्वेंसी आई थी 2 पाई न्यू एलसी, यानी ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी, इसी पे तो इक्वल होंगी है, तो हमारा करंट मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा बेटा? मैक्सिमम आएगा। और अगर हम ग्राफ खींचे, ग्राफ प्लॉट करें हम, तो ग्राफ कैसे आएगा करंट का? मैक्सिमम आएगा कब? आई और ओमेगा का। कब आएगा? जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर के इक्वल होगी। ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है? देखो ग्राफ किसकी वर्सेस है? आई वर्सेस ओमेगा के वर्सेस है। अब इस ग्राफ को देखो, बहुत ही मजेदार है ये ग्राफ, आएगा एग्जाम में। ठीक है, देखो एक्सेल, देखो एक्सेल कब बढ़ेगा? एक्सेल धीरे धीरे एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल जब ओमेगा बढ़ेगा, ओके, तो एक्सेल डोमिनेट करेगा। एक्सी क्या है? 1 ओमेगा सी है। ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, है ना। अब क्या होगा इसका, इस टाइम इसका मतलब एक्सेल की वैल्यू क्या होगी? देखो अगर ग्राफ देखें हम, तो करंट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, एक्सेल ज्यादा है, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो एक्सेल बढ़ता जा रहा है, और एक्सी कम होता जा रहा है ना। तो एक्सी कम होता जा रहा है, एक टाइम पे क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। मान लो एक्सेल ये एक्सी है, ये मान लो 100 है और ये 0 है, ये मान लो 0 है और ये 100 है, ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, 30 हो गया, ये 70 हो गया। एक टाइम आएगा दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे, है ना। जब इक्वल हो जाएंगे, ये कम होता जा रहा है कंटिन्यूसली क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे क्या होगा? ये धीरे धीरे कम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये, और एक टाइम क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा हमारे पास। मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। तो एक जगह आएगा जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही रेजोनेंस होगा हमारे पास। ठीक है, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा एल, एक्सेल, एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल होता है, और एक्सेल, ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सेल बढ़ेगा। बट एक्सी, एक्सी क्या होता है? एक्सी तो 1/ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, ओके बेटा। तो कब इक्वल आएगा? रेजोनेंस कहां होगा? यहां होगा, उस टाइम करंट की वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, से रेजिस्टेंस इक्वल टू 100 ओम। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास, ये मान लो रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है, ये मान लो, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, देखो मेरी बात सुनो, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, ये रहा, डोंट वरी, रेजिस्टेंस यानी Z इक्वल टू R है हमारे पास। ये ग्राफ किसके लिए? मान लो 10 ओम के लिए। अगर मान लो 100 ओम के लिए हो, तो 100 ओम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? Z की वैल्यू पहले कितनी थी? 10 थी, अब Z की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो Z की वैल्यू बेटा कहां है? Z की वैल्यू ज्यादा होगी, पहले से तो ज्यादा, पहले 10 थी,
अब 100 है ना, अब 100 है तो करंट की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले थी। इसका मतलब जो पीक था बेटा वो उतना नहीं रहेगा, वो कम आएगा। क्लियर है बेटा, वो कम आएगा बेटा। ठीक है, ये किसके लिए, R इक्वल टू 100 ओम के लिए। तो पूछा जा सकता है ये, मान लो एक 10 ओम, या ये बोल सकता है R1 और R2 से R1 इज ग्रेटर देन R2, तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ I एंड ओमेगा। ठीक है बेटा, जहां करंट हमारा मैक्सिमम पहुंच जाए उसको, अच्छा ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं शार्पनेस। क्या बोलते हैं इसको, शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर। ये कब होगा, ये तब होगा। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, पहले क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि जितनी शार्पनेस होगी, ये कर्व जितना शार्प होगा, ये कर्व उतना शार्प होगा, उतना ही क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हम चाहते हैं कि जो करंट है हमें सिर्फ 1 ओमेगा पे ही मिले, है ना, ऐसे नहीं 2 ओमेगा पे मिले। आप सबने एफएम चलाया है, जब आप उसको देखो, आप जब 92.7 एफएम चलाना है तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे करोगे तो जो करंट, जो मैक्सिमम सिग्नल आएगा वो 92.7 एफएम पे ही आएगा, या रेडियो मिर्ची 98.3, तो 98.3 पे ही ज्यादा आएगा। इससे इधर घुमाओगे तो भी जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड कम रहेगा, इधर भी करोगे तो इधर भी, तो एक ही वैल्यू पे हमें सिग्नल मिलेगा मैक्सिमम। इसी को तो क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। मान लो 2 पे मिला तो आवाज साफ नहीं आएगी, वहां पे झरझराहट आएगी, तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आना चाहिए, इसी को हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। और क्वालिटी फैक्टर का ध्यान रखना, फॉर्मूला बेटा, क्वालिटी फैक्टर में सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। क्वालिटी फैक्टर होता है हमारे पास Q इक्वल टू 1/R अंडर रूट LC, दिस इज क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ओके। वैसे फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R। आप सॉल्व करोगे इनकी वैल्यू को रख के तो यही आएगा, L की रख लो चाहे C की रख लो, फॉर्मूला यही आएगा 1/रूट LC। समझ के, क्लियर, क्वालिटी फैक्टर। अब इक्वेशन कर लेते हैं। देखो, अगर मान लो R हमारा 10 ओम है, Z C कैपेसिटेंस मान लो 10 माइक्रोफेराड है, XL मान लो फॉर एग्जांपल, XL नहीं L मान लो 20 मिली हेनरी है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, I निकालना है, Z निकालना है, एट रेजोनेंस और I निकालना है जब E की वैल्यू कितनी हो, सर्किट किससे जुड़ा हो, 220 वोल्ट से। समझ के, तो I की वैल्यू निकालनी है, तो I, ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी सुनो। तो Z रेजोनेंस पे देखना, ये फॉर्मूला मत लगा देना बेटा मेरे बच्चों, XL माइनस XC R स्क्वायर। अगर रेजोनेंस दिखे तो ये खत्म है, ये चीज खत्म। तो Z की वैल्यू सिर्फ बचेगी R स्क्वायर, यानी Z की वैल्यू बचेगी सिर्फ R। कभी दिमाग खराब करो, इसमें XL निकालो XC निकालो फिर पुट करो, नहीं। तो Z की वैल्यू सिर्फ R पुट करनी है, और R की वैल्यू कितनी है बेटा, सिर्फ 10 ओम है। समझ गए, तो I चाहिए। अच्छा, करंट पीक पे पहुंच जाएगा तो पीक I0 रखेंगे, तो E0 बाय Z। समझ गए, E0, ये E0 नहीं होता, ये RMS वैल्यू होती है हमेशा। अब निकाल तो सकते हैं ना, RMS वैल्यू क्या होती है, E0 बाय रूट 2। तो E0 कितना आ जाएगा, रूट 2 इंटू ये RMS कितना, 220। समझ के, तो यहां पे रख लो रूट 2 इंटू 220, और Z कितना है बेटा, Z तो R के बराबर है 10। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हो, क्वालिटी फैक्टर अंडर रूट RL बाई C। L की वैल्यू है, C की वैल्यू है, पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज पावर। देखो, एवरेज पावर का एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, मैं सीधा फॉर्मूले पे आता हूं। एवरेज पावर, ये ध्यान रखना, एक चुटकी में खत्म हो जाएगा है। ये RMS पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे नॉर्मल बताओ, 10th में हम पढ़ गए हैं पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, V स्क्वायर बाई R और I स्क्वायर R। ठीक है, ये पावर के फॉर्मूले हमारे पास। अब यहां पे भी V इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला ही चलेगा, उसी से बने हुए सारे फॉर्मूले। V मतलब E, ठीक है, E RMS इंटू I RMS। इसमें एक चीज हो जाती है cos फाई। इस cos फाई को, ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पावर फैक्टर। समझ के, अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर रेजिस्टेंस ओनली है, सिर्फ रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर, तो P एवरेज क्या आ जाएगा, E RMS I RMS cos
0 डिग्री। क्यों? आई और ई के बीच में, आई एंड ई के बीच में कितना एंगल, कितना फेज डिफरेंस होता है? 0। याद है तुम्हें? फेज डिफरेंस बताया, कोई लेग्स बिहाइंड नहीं करते, साथ साथ चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस आएगा, इसीलिए वी और आई लिखते हैं। ये फॉर्मूला वी इंटू आई तो है ना बेटा? वहां वी लिखते हैं, ई लिखते हैं, बस बात यही है। अगर कैपेसिटर ओनली है तो कैपेसिटर में बताओ, कैपेसिटर ओनली है तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। कॉस बताओ कितना डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ई और आई के बीच में? कॉस 90। यस, करंट लीड करता है कैपेसिटर में और वोल्टेज पीछे रह जाती है। कॉस 90 0, मतलब एवरेज पावर 0 हो जाएगी, खत्म बात। इंडक्टर में पी एवरेज कितना हो जाएगा? वहां पे भी डिफरेंस कितना रहता है? 90 का रहता है दोनों के बीच में, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एवरेज पावर एल और सी के अंदर क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। आर के अंदर क्या हो जाएगी? पी इजकल टू ई इंटू आई, या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम एसी जनरेटर बेटा। तो एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एसी जनरेटर कुछ इस तरीके से होता है। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है बेटा? सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है बेटा? ये सबसे पहले ये डिपेंड करता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपको इसमें प्रिंसिपल लिखना है। तो ये किस पे बेस्ड है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। प्रिंसिपल लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे हम एसी जनरेटर क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इन विच, एसी जनरेटर क्या होता है? इन विच क्या होगा? मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर प्रिंसिपल लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तीसरा पार्ट क्या लिखेंगे इसमें? कंस्ट्रक्शन बेटा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे इसमें? तो इसमें अंदर देखो, कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट है इसमें परमानेंट मैग्नेट। तो इसमें दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इसको ट्रांसलेट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं। देयर आर टू मैग्नेटिक पोल्स, टू परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट हो गया। नेक्स्ट इज बी, देयर आर आर्मेचर। आर्मेचर क्या होती है? ये कोयल है जिसके अंदर बेटा ये वाले ये कोयल लपेटी है ना, इसको आर्मेचर बोलते हैं। इसके अंदर कंटिन्यूसली कॉपर की वायर ऐसे लपेटी हुई है। समझ गए बेटा जी? ओके ओके, ठीक। आर्मेचर के बारे में, देयर इज ए आर्मेचर सॉफ्ट आयरन कोर इन विच कॉपर वाइंडिंग्स आर लेमिनेटेड वाउंडेड, ठीक है, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एंड उसके बाद क्या लिखोगे? देन स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होती है? यहां पे अब बेटा स्लिप रिंग्स होती हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना, एंड दे आर कनेक्टेड विद द ब्रशेस। नेक्स्ट इज ब्रशेस। ये कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है कई बार, किसके बने होते हैं? ब्रशेस, ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। ये इससे कंटिन्यूसली टच होते हैं, ये रिंग घूमती है। ओके, ऐसे ही कि यहाँ पे रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अब इसकी वर्किंग देखते हैं, देन इसके बाद आती है हमारे पास वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी, इसके अंदर कौन सा रूल लगेगा बेटा? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है बेटा कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर मान लो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, देखो ये राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये राइट हैंड है, हाँ, ये हमारा क्या बताता है? मोशन ऑफ कंडक्टर। क्या बताता है? मोशन ऑफ कंडक्टर। और ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये होता है इंड्यूस करंट। क्या हो जाएगा बेटा? इंड्यूस करंट। समझ के? तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है हमारे पास, इसमें नॉर्थ से साउथ इस तरफ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, नहीं ये वाली उंगली क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बेटा। ओके, तो क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, करंट अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फोर्स, मोशन ऑफ कंडक्टर क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऐसे, तो मेरा मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ। और ये वाला आर्मेचर ऐसे, ये किस तरफ आएगा? ये वाली जो साइड है ये नीचे की तरफ आएगी इसमें। क्लियर है बेटा? ओके, तो करंट कितना बनेगा वो निकालना है हमें, वो डेरिवेशन निकालनी है, ठीक है। अगली बार क्या होगा? ये वाली चीज यहां पहुंच जाएगी, ये वाली यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी करंट इसमें ऐसा जा रहा है, सी से डी जा रहा है,
जब ये यहां पहुंच जाएगी बेटा, तब क्या होगा करंट, मान लो तो जब ये एक रोटेशन ये इधर आ जाएगा, आधा रोटेशन पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा, ये सी डी इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा सी और यहां आ जाएगा डी। ठीक है, अभी करंट पहले इस केस में देखो, करंट ऐसे सी से डी जा रहा है, जब ये यहां आ जाएगा, एक आधा रोटेशन पूरा कर लेगा, तो सी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब करंट ऐसे जाएगा, जब ये इस सिचुएशन में होगा, तो अब करंट डी से सी जा रहा है, मतलब पोलैरिटी चेंज हो गई, है ना बेटा। पहले करंट किस तरफ जा रहा था, पिछले वाले में याद करो, सी से डी जा रहा था, अब की बार जब ये यहां पे आ जाएगा, तो करंट जाएगा डी से सी, मतलब पोलैरिटी चेंज हो गई, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, तो हर बार पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है, ओके। तो अब निकालते हैं हम इसके अंदर कितना करंट होगा। सो वी नो दैट बेटा, क्या E इजकल टू क्या होता है, E इजकल टू होता है ई नॉट, नहीं फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है बेटा, NBA, इसी के इक्वल होता है बेटा कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, ओमेगा टी है हमारे पास। ठीक है, तो E इजकल टू क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, है ना, तो डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू डाल दो NBA कॉस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, इतना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, तो NBA आगे आ जाएगा, कॉस ओमेगा डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा टी का भी करोगे तो क्या आएगा, प्लस NBA ओमेगा टी बाई डी टी, और ये तो हो गया ना साइन ओमेगा टी। और ये क्या होता है बेटा, दिस इज ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो E इजकल टू आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, R से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, करंट बन जाएगा। देखो E इजकल टू ई नॉट, दोनों तरफ R से डिवाइड करो, साइन ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा आई, तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बेटा, समझ के, I इजकल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लेना इसके ऊपर से, एक दो क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम ट्रांसफार्मर। ठीक है, एसी जनरेटर का, एसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपको पता ही होगा, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज वेरिएशन करता है। ठीक है, हाई से लो, लो से वो हाई। ठीक है, सो वोल्टेज वेरिएशन करता है, वेरी। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका बेटा, पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी ट्रांसफार्मर की, इट चेंजेस फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो, लो टू हाई। ठीक है, नेक्स्ट एसी, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करते, ध्यान रखना, ना डीसी को एसी में। दूसरा, ये क्या करता है बेटा, अब आता है इसका प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। इसके प्रिंसिपल याद होने चाहिए बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एसी ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन पे। क्लियर है कि यहां पे अगर हम क्या चेंज करेंगे, अगर हम यस, अगर हम यहाँ पे मान लो प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे हम एसी दें इसको, तो क्या करता है ये, यहाँ पे ईएमएफ भाई लिंक, यहाँ पे ईएमएफ जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा ना बेटा, तो ये अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ, अपना वोल्टेज डेवलप करेगा। अगर हम यहाँ से कुछ करंट दें, वोल्टेज दें, तो वो फ्लक्स की फॉर्म में यहाँ पे चेंज होगा, और फ्लक्स वहां चेंज होगा, तो इसका मतलब ये अपना ईएमएफ वोल्टेज बनाएगा। जनरली आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे घरों के अंदर, इस तरीके से होते हैं। बड़े वाले ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे आपने बिजली बोर्ड के अंदर। ठीक है, वो कुछ इस तरीके के होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल हो गया। अब कंस्ट्रक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन लिख लेना, इसके अंदर की सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर, ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर ये लैमिनेट, ये शीट्स होती हैं ये। ठीक है बेटा, आयरन शीट्स होती हैं ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये शीट्स इससे बाउंडेड है, इसके अंदर कॉपर बाउंडिंग होती है ये वाली। ओके, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर होते कितने टाइप के हैं। ट्रांसफार्मर बेटा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। देखो, जो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, ऑफ कोर्स जो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं वो उसको बोलते हैं हम स्टेप अप। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, NS है, सेकेंडरी है इसलिए, NP यहाँ पे प्राइमरी है। ठीक है, अगर जहां ज्यादा कॉइल होंगी वो उतनी ही ज्यादा वोल्टेज देगा। मान लो NS की वैल्यू किससे ज्यादा है बेटा, NP से। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा, कहां पे वोल्टेज ज्यादा हुआ, एनएस की वैल्यू किससे ज्यादा, एनपी से। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब वोल्टेज कहां ज्यादा होगी, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगी, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप। अच्छा, एनएस बाय एनपी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर है बेटा। तो एनएस बाय एनपी। अच्छा, अगर एनपी की वैल्यू मान लो प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हुई, तो प्राइमरी में ज्यादा हुई और सेकेंडरी में कम हुई, तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन। ठीक है, ये स्टेप अप। तो इसमें अगर एनपी की वैल्यू ज्यादा हुई, इसकी वैल्यू कम हुई, तो के की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। तो स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन 1 होती है, ये स्टेप अप। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी किसमें, स्टेप अप में, एनएस में, एनपी से। और यहां पे क्या होगा, एनएस की वैल्यू एनपी से क्या होंगी, कम होंगी स्टेप डाउन में। ठीक है बेटा, तो दो तरीका का ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। समझ के आगे चलते हैं हम अब नेक्स्ट। अच्छा, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, याद रखना आइडियल ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, जिसमें आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होगी। आउटपुट पावर किसके इक्वल होगी, इनपुट पावर के। इनपुट पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला तो V इंटू आई होता है, तो E इंटू आई। आउटपुट है तो मतलब सेकेंडरी, E इंटू आई। इनपुट है तो प्राइमरी कर लो, IP। क्लियर है बेटा। तो ES अपॉन EP इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, IP अपॉन IS। ठीक है बेटा, ES अपॉन EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IP अपॉन में IS। अच्छा ठीक है, एक चीज और यहां पे बतानी थी आपको, NS अपॉन NP हो जाएगा हमारे पास ES अपॉन EP। ठीक है बेटा, तभी तो सेकेंडरी में, अगर सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा EMF, प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स तो प्राइमरी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइमरी में ज्यादा EMF फिर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की एक और डेफिनेशन मिल गई। ये तो किसके इक्वल होता है, NS बाय NP, और ये किसके इक्वल होगा, K के इक्वल। समझ में आया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। क्लियर है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का। अब आता है हमारा एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर है, एनर्जी लॉसेस कैसे हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है, देखो बेटा, जो ये ट्रांसफॉर्मर है ये कॉपर का बना हुआ है, तो क्या होता है जब करंट फ्लो करेगा कॉपर के अंदर, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, हीट डेवलप होगी। तो हीट डेवलप होगी तो उसको क्या करते हैं हम, उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉपर लॉस। कैसे रेजिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सकता है, भाई हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट को कैसे कम कर सकते हैं हम, जब रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या तो हम जो वायर है वो मोटी ले लें और उसकी लेंथ कम से कम यूज करें, ठीक है, तो हीट लॉस कम होगा। दूसरा हमारे पास फ्लक्स लॉस। देखो कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर के हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, इतना फ्लक्स वहां तक पहुंचे ही नहीं, लीक हो जाए, है ना, सराउंडिंग में फैल जाए, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स लॉस। इसके लिए फिर क्या करें, इसको लैमिनेट करके रखें, पूरा कवर करके रखें, ताकि हमारा फ्लक्स लॉस ना हो। समझ के, ठीक, फ्लक्स लॉस हो गया। तीसरा हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है बेटा, देखो ट्रांसफॉर्म, लाइट आ रही है, बार बार जा रही है, फिर वो देखो लाइट आ रही है तो ये क्या हो रहा है, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां पे। फिर क्या, लाइट चलेगी, डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर लाइट आ गई, मैग्नेटाइज हो गया, फिर डीमैग्नेटाइज हो गया। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा वो, इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। बार बार मैग्नेटाइजेशन होना, डीमैग्नेटाइजेशन होना। ठीक है, तो क्योंकि देखो पुराना ट्रांसफॉर्मर और नए ट्रांसफॉर्मर, ऑफ कोर्स नया वाला ज्यादा काम करता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी लॉस कम होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट और क्या है, एक और लॉस है, हमिंग नॉइज। ट्रांसफॉर्मर ना हमिंग नॉइज करता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर है, उनके पास से गुजरोगे आवाज आएगी, तो
क्या कर रहा है, हमने ट्रांसफॉर्मर को आवाज पैदा करने के लिए तो नहीं रखा, हम तो चाहते हैं उसको कि भाई वो क्या करे, हमारे जो जिसके लिए रखा है हमने उसको कि वोल्टेज को चेंज करे वो, तो इसका मतलब हमारी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हमिंग नॉइज। क्या बोलते हैं इसको? हमिंग नॉइज बेटा, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये थे हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। इसी आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत मेहनत से बनाया है। और कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बताइए कि भाई एक वीडियोस का वन शॉट आ रही है बहुत अच्छी, ठीक है, ओके। और बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप अच्छे से रिजल्ट आपका आएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, PYQs लगाइए, इसके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।